हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और मैं बात कर रहा हूं NBEC, नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। ठीक है, अभी तक आपने स्टार्टअप गाइडलाइन में 9 चैप्टर्स की नॉलेज ली है। ठीक है, 8 चैप्टर की नॉलेज ली है। उन 8 चैप्टर्स में आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी, जैसे हम कैसे अपना एक आइडल मार्केट चूज़ करें, कस्टमर पर्सोना कैसे क्रिएट करें, एक हाई लेवल ब्रोशर कैसे तैयार करें। तो इस तरीके से आपने टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पड़ाव अब चलने वाला है, जो चैप्टर 9 है, ये बहुत क्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो यहाँ से शुरुआत आपकी ओरिजिनल जर्नी की होती है, आपके ओरिजिनल बिजनेस जर्नी की शुरुआत होती है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बारी हम ओवरऑल उन 8 चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर ले जो आपने सीखे हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पिछले चैप्टर्स पे जो आपने यहाँ पे सीखे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया था। अब हम बात करते हैं जो पहला पॉइंट था, समरी है हमारी पार्ट 1। इसके पार्ट 1 में यानी कि चैप्टर 1 में जो चीज़ आपने सीखी थी वो सीखी थी कि हाउ टू चूज एन आइडल मार्केट, एक आदर्श बाजार कैसे चुने। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप जिंदगी में अगर आप कोई स्टार्टअप करना सोच रहे हो, कोई बिजनेस करने की प्लान कर रहे हो, तो आपको अपना एक आइडल मार्केट पहले ही खोज के रखना चाहिए या खोज लेना चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के बाद आपके माइंड में चल रहा है कि भाई मैं पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करूंगा या अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, तो उसी दौरान आपको लास्ट के जब 6 मंथ रह जाए पढ़ाई ख़त्म होने के या ख़त्म होने के बाद 2-3 महीने प्राइमरी रिसर्च करके आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आइडल मार्केट चूज कीजिए कि आप किस मार्केट सेगमेंट में कदम रखने जा रहे हैं, किस मार्केट सेगमेंट को आप चूज करने जा रहे हैं। इसकी क्लैरिटी आपको जो हमारा चैप्टर 9 है उससे पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये क्लैरिटी है कि आप किस मार्केट सेगमेंट को चूज करने जा रहे हो, किस आइडल मार्केट में कदम रखने जा रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको पूरी क्लैरिटी रहेगी कि अब मैं ये काम स्टार्ट करूँगा और इस मार्केट को चूज करूँगा। ठीक है, इसकी फुल डिटेल्स ऑलरेडी चैप्टर 1 में हमने अच्छे से दी हुई है आपको। दूसरा था हाउ टू डू मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे मार्केट है ना, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो ये बिजनेस जो है ना, ये एक तरीके से समुद्र है। अब इसमें आप किस कैटेगरी में जाओगे, आप किस सेगमेंट में जाओगे, आप किस लाइन में जाओगे, ये चूज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको चूज किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे विद एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, रिटेल्स में जाना चाहते हो, या आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहते हो, या आप किसी और लाइन में जाना चाहते हो, जैसे बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हो सकता है भाई आपकी नॉलेज किसी एक सर्विस में बहुत अच्छी हो, किसी एक प्रोडक्ट की आपको बहुत नॉलेज हो, या कोई एक मार्केट आपका आइडल मार्केट हो जिसको आप ये सोचते हो कि ये मेरा मन इलेक्ट्रॉनिक सामानों में लगता है, मुझे पसंद है मोबाइल बेचना, मोबाइल की स्पेसिफिकेशन बताना, उसके फीचर्स बताने, मुझको पसंद है इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा सेल करना, या मुझको सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्टेड है कि मैं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में ही अपना कदम जमाना चाहता हूँ, या फिर आप किसी और लाइन में, जैसे मान लो एजुकेशन हो गया कि आप एक अच्छे एजुकेटर हो, आप एक अच्छे प्रोफेशनल हो, ये प्रोफेसर हो, कुछ अच्छा पढ़ा सकते हो, तो आप उसी को मतलब चूज़ करोगे। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, पहले से ध्यान रखना चाहिए कि आपका मार्केट सेगमेंट क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके हाथ में बहुत सारे ऑप्शन हो, है ना भाई, 2, 4, 5, 6, 10 ऑप्शन आपके हाथ में हो कि मैं ये भी चूज़ कर सकता हूँ, मैं ये भी चूज़ कर सकता हूँ, मैं ये भी चूज़ कर सकता हूँ, है ना, मैं इन लाइनों में जा सकता हूँ। तो वो क्या होती है ना, वो आपकी
माइंड सेट होता है कि इन सेक्टर्स में या इन मार्केट में आप कदम रख सकते हो, बट उनमें से भी आपको नैरो डाउन करते हुए सिर्फ एक मार्केट सेगमेंट को चूज करना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने एक जगह कदम जमा दिए और वहाँ से आपको अर्निंग होनी शुरू हो गई, आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया, तो डेफिनेटली आप अदर मार्केट में भी अपने पैर जमा सकते हो। बिजनेस में सबसे पहला उसूल ये होता है कि सबसे पहले आप एक जगह जम जाओ जहाँ से आपको बैकअप मिलता रहे, जहाँ से आपके खर्चे, आपकी नीड्स, आपकी डेली नीड्स जो भी है वो पूरी होती रहे और आपके परिवार में, आपके घर में किसी तरह की कोई दुख तकलीफ ना आए। यही मैं जॉब करने वालों को बताऊंगा। जो जॉब करने वाले बच्चे होते हैं ऑलरेडी, जो जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ कोई अपना स्टार्टअप डालने की प्लानिंग करते हैं, तो उनके लिए भी सेम चीज़ है कि जॉब जब तक कभी मत छोड़ना जब तक आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम रेडी ना हो जाए। जैसे विद एग्जांपल कि सपोज आप जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस कर रहे हो और आपने उसमें सैलरी से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, डबल कमाने लगे, ट्रिपल कमाने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप डबल ट्रिपल पे हो, आप 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक भी पहुंचोगे। बट जॉब को रिजाइन करने से पहले ये देख लेना कि आपका कम से कम 5 साल का बैकअप आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि बिजनेस में कितना पैसा लगा सकते हो आप, या कितनी कैपेसिटी आपकी, या कितना पैसा लग सकता है। बिजनेस होता है, हो सकता है आपका माइंड घूम जाए, आपने 10, 20, 50 हज़ार से कोई काम स्टार्ट किया और आप 10-15 लाख तक उसको लेके चले गए, तो उसके बाद अचानक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हाथ में कि आपको 10-15 लाख रुपए इकट्ठा लगाना पड़ जाए, और 10-15 लाख रुपए लगा के अगर आप नहीं कमा पाए या कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई, तो बैकअप कहाँ से लोगे आप। मान लो सपोज आपके पास जो भी सेविंग थी, जो भी सब कुछ था, वो आपने लगा दिया बिजनेस के अंदर, जॉब आपने छोड़ दी, तो फिर बाकी जो दिक्कत आएगी, जो परेशानी आएगी, उसको कहाँ से झेलोगे आप। तो बैकअप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं उन बच्चों से जो ऑलरेडी शुरू करना चाहते हैं, तो इतना बजट किसी के पास नहीं होता कि वो 6 महीने, साल भर, 2 साल सर्वाइव कर सके। ये बहुत कम लोगों के पास इतना बजट होता है। जिनके पास बजट होता है उन्हें तो दिक्कत नहीं होती, बट जिनके पास बजट नहीं होता उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो सबसे पहले जो भी प्रोफेशन आपका है, जहाँ से आपको इनकम आ रही है, वहाँ अपने पैर अच्छे से जमाए। और यही मैं इन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी A to Z, तो सबसे पहले एक मार्केट सेगमेंट में अपना कदम जमाए, वहाँ से आपको इनकम शुरू हो और वो इनकम आपकी डेली नीड्स को फुलफिल करती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 2000 रुपये की ज़रूरत पड़ी और 2000 रुपये के लिए आपको किसी का मुंह देखना पड़ रहा, आपको मांगने की ज़रूरत पड़ रही है, या आपको कोई परेशानी आ गई 10-20 हज़ार की, तो आपके पास उतना पैसा नहीं है। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो, चाहे वो जॉब हो या आपका अपना स्टार्टअप हो, उसमें एक जगह पैर जमा लेने से आपकी जो है ना बैकअप की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। आपको उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी में नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि एक जगह से आपको पैसा आता रहता है। अब वो नौकरी भी हो सकती है और वो छोटा मोटा बिजनेस भी हो सकता है। तो एक जगह पैर जमाने का मतलब यही था कि आपके पास हो सकता है 10 मार्केट हो, कि भाई मैं 10 मार्केट में काम कर सकता हूँ, या 10 मार्केट में एक साथ काम कर सकता हूँ। तो 10 को मत चुनना, एक को पहले अच्छे से समझना और एक में कदम जमाना। जब आपके कदम जम जाए, जब वहाँ पे आपको बैकअप आने लगे, आपको इनकम आने लगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आने लगे, देन उसके बाद आप दूसरे मार्केट सेगमेंट को चूज कर सकते हो। ठीक है। अब तीसरा था मेक एन आइडल यूजर प्रोफाइल। मतलब ये अगर मैं बात करूँ, जो आपके यूजर्स होंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, या जो भी आपका सोल्यूशन है, उसके जो यूजर्स होंगे, उसके यूजर्स कौन होंगे, उनकी प्रोफाइल भी आपको पहले ही बना के रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, या आपने कोई सर्विस बनाई है, या आपने कोई सोल्यूशन बनाया है ना, तो किसी ना किसी के लिए तो बनाया होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई सबके लिए बनाया है। तो जो यूजर्स होगा उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का, या उस सॉल्यूशन का, जो भी यूजर्स होगा, उसकी प्रोफाइल पहले से रेडी रखनी होगी आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो भी प्रोडक्ट बना दिया वो सभी के लिए है, या कोई सर्विस बना दी तो वो सभी के लिए, ऐसा तो नहीं होगा। होगा क्या कि भाई कुछ टारगेटेड कस्टमर होंगे जिनके लिए वो सर्विस या वो प्रोडक्ट आपने बनाया हुआ है। एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे विद एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर आप ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो तो लेडीज के काम आएंगे ना, जेंट्स थोड़ा ही उनको यूज़ कर लेगा।
या आप बाइक का कोई पार्ट्स बना रहे हो, मान लो जैसे बाइक का कोई पार्ट्स बना रहे हो, तो आपके जो यूज़र्स होंगे वो कंपनियां होगी जो ऑलरेडी बाइक बना रही है, वो यूज़र्स होंगे जो ऑलरेडी बाइक चलाते हैं। कार वाला तो उसको नहीं लेगा ना, क्योंकि उसके किसी काम का नहीं। तो यूज़र प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपका प्रोडक्ट जो भी है, जो भी आपने बनाया है या जो भी आप बनाने जा रहे हो या आप कोई सर्विस देने जा रहे हो, तो वो किसके लिए है, इसलिए एक यूज़र प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि ये मेरा टारगेट कस्टमर है, ये मेरा यूज़र है। ठीक है, अब चलते हैं कैलकुलेट टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी कि टैम। अब यूज़र प्रोफाइल बनाने के बाद जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है वो आता है चौथा पॉइंट। इसमें क्या होता है कि हर उसमें मान लो मैं अगर बात करूं मार्केट सेगमेंटेशन की, अगर मैं बात करूं या पूरे मार्केट की बात करूं, तो वहाँ पे कंपटीशन भी है और वहाँ पे आपके यूज़र्स भी है जो आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी कि आपका प्रोडक्ट का टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट पे ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर बनाए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और जो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको ये समझा देंगे कि टैम होता क्या है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट होता क्या है। जब आप यूज़र प्रोफाइल बना लेते हो तो यूज़र प्रोफाइल के बाद आता है टैम, कि भाई आप अपना टैम भी कैलकुलेट कर ले, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई मार्केट में मेरे प्रोडक्ट को या मेरी जैसी मिलती हुई सर्विस को या मेरे जैसे मिलता हुए प्रोडक्ट को कितने यूज़ बंदे कर रहे हैं, कितने बंदे यूज़ करते हैं। तो वो आपका टारगेट कस्टमर हो जाएगा, आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज हो जाएगा। तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे लिए मार्केट कितना ओपन है, जहाँ पे मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ या अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ। तो ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर थे जो कि हमने एक एक चैप्टर पे 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर किया गया है कि ये चीज़ें आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करनी है। इन 4 चीज़ों में जब भी कोई स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एक आइडल मार्केट, उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन। आइडल मार्केट हो सकता है आपके मन में 10 आ जाए कि भाई मैं इस मार्केट में जाना चाहता हूँ, मैं इस मार्केट में जाना चाहता हूँ, मैं इस मार्केट की भी नॉलेज रखता हूँ, मैं इस मार्केट की भी नॉलेज रखता हूँ, और 4-5 या 6-7 या 10-15 मार्केट आपकी नॉलेज में हो। बट उनको नैरो डाउन करके एक मार्केट सेगमेंट को चुनना है, एक सेगमेंटेशन को चुनना है। ठीक है, यहाँ से नैरो डाउन कर लिया, उसके बाद फिर एक यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करनी। उसके बाद क्या आता है, तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करनी। ठीक है, कि आपका यूज़र कौन होगा। और चौथा जो आता है कि यूज़र्स का जो टोटली एड्रेसेबल मार्केट है, जो आपके यूज़र्स है उनका मार्केट कितना बड़ा है, वो आपको कैलकुलेट करके पहले ही रखना होगा। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है। ये मतलब सही गलत तो नहीं, बट आपको ये पता लग जाएगा कि आपका बिजनेस किस लेवल का हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट थे जो आप सीख चुके हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जो 5वां पॉइंट था, जो 5वां चैप्टर था, इसमें आपने 5वें चैप्टर में जो सीखा था, व्हाई इज कस्टमर पर्सोना इम्पोर्टेंट, यानी कि कस्टमर पर्सोना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर पर्सोना क्या होता है, ये एक तो आपने सीखी यूज़र प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल के ऊपर आपने टैम कैलकुलेट कर लिया। अब टैम कैलकुलेट आपने किस बेस पे किया, यूज़र प्रोफाइल पे, जो आपके टारगेट कस्टमर है उन पे किया। अब जो आपके यूज़र्स बन चुके हैं, जो आपके कस्टमर बन चुके हैं, उनका एक पर्सोना आपको क्रिएट करना है। वो पर्सोना क्या होता है, वो यूज़र प्रोफाइल की भी बहुत डेप्थ नॉलेज हो जाती है, बहुत डीपली नॉलेज हो जाती है। तो कस्टमर पर्सोना आपको टैम कैलकुलेट करने के बाद करना है, ये पहले ही करना है आपको। ठीक है, अपने टारगेट कस्टमर के पास जाने से पहले ही ये सारी चीज़ें करनी है, और ये स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी है। उसके बाद आता है अब कस्टमर पर्सोना के हिसाब से आपको ये भी देखना है कि भाई फुल लाइफ साइकिल यूज़ केस क्या है मेरे कस्टमर का, जो मेरा यूज़र्स है, जो मेरा कस्टमर है, उसका फुल लाइफ साइकिल यूज़ क्या है। इससे आपको पता लगेगा कि कस्टमर कितने टाइम तक आपके पास रुकने वाला है, कितने टाइम तक आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को यूज़ करने वाला है। फुल लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है हाई लेवल क्वालिटी प्रोडक्ट ब्रोशर और उसकी स्पेसिफिकेशन। अब ये क्या होता है, ये होता है कि भाई
आपने इतने यहाँ तक तो आप समझ गए। इन सब को ध्यान में रखते हुए, अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, उनकी जो प्रायोरिटीज़ होती है, जो टॉप प्रायोरिटीज़ है, उनको ध्यान में रखते हुए एक अपने प्रोडक्ट का, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप सर्विस देने वाले हो या जो भी आप सोल्यूशन देने वाले हो अपने कस्टमर को, उसका एक ब्रोशर रेडी कर ले। क्योंकि ब्रोशर एक ऐसा मार्केटिंग का एक ऐसा टूल होता है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि ये इकलौता एक ऐसा टूल होता है कि आपकी पूरी छवि, आपने जितना भी ज्ञान अपने प्रोडक्ट में, जितनी भी नॉलेज आपने अपने प्रोडक्ट में डाली हुई है ना, अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस में या अपने सोल्यूशन में, वो सारा का सारा इस ब्रोशर के ऊपर छाप दो। इस ब्रोशर में चीज़ें बहुत कम होती है बट बहुत वैल्यूबल होती है। आदमी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि ये मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों नहीं। इसलिए प्रोडक्ट ब्रोशर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आपने जो 8वां चैप्टर था, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था, वो सीखी थी वैल्यू प्रपोजिशन। अब वैल्यू प्रपोजिशन क्या होती है, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो, यहाँ हज़ारों प्रोडक्ट चल रहे हैं, हज़ारों कंपनियाँ चल रही है, और हर प्रोडक्ट को कोई ना कोई बंदा यूज़ कर रहा है, और वो यूज़ जब ही कर रहे हैं जब उसको कुछ वैल्यू मिल रही है। कोई भी प्रोडक्ट उठा लो आप साबुन, तेल, दाल, चावल, जितने भी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहे हैं, ये आपको भी पता है कि भाई उनकी वैल्यू है, तभी वो मार्केट में बिक रहे हैं, और जिनकी वैल्यू नहीं है वो ख़त्म हो चुकी है। वो आपकी आंखों के सामने बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे थे जो पहले थे, अब नहीं है, और कुछ अब है वो आगे नहीं रहेंगे। ये आपने देख चुका। जैसे पहले VCR होते थे, अब कहाँ पे है। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होता है, अब कहाँ देखने को मिलता है। पहले आप ओला उबर से कहाँ चलते थे, हैं? आप थोड़ा सा जाओ 15 साल पहले, इंटरनेट इतना हाई स्पीड कहाँ था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कहाँ थी। तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो वैल्यू प्रपोजिशन होती है ना, इस बेस पे चलता है बिजनेस, कि वैल्यू क्या आने वाली है। नई वैल्यू जैसे ही बंदे के सामने आती है ना, पुरानी को भूल जाता है। ठीक है, तो वैल्यू प्रपोजिशन का चैप्टर 8 आपने बहुत डीपली समझा, बहुत ध्यान से समझा। तो ये आपके 8 स्टेप थे, जहाँ पे आपको मोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो गई है। और ज़्यादा डीपली करनी है तो आपको मेरी ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट देख लेना, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इन 8 स्टेप्स की, इन 8 चैप्टर्स की, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने में, आपके स्टार्टअप को सही से चलाने में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। जो हमारा चैप्टर था वो था आइडेंटिफाई योर नेक्स्ट 100 कस्टमर। ठीक है, अब चैप्टर में लिखा हुआ है, जो चैप्टर की टाइटल है उसमें लिखा हुआ है 1000। अब 1000 और 100 इन दोनों में फ़र्क होता है, वो थोड़ा सा मैं उसी चैप्टर में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है, वो आता है कि चलो जी, ये सब चीज़ें तो हमने सीख ली और ये चीज़ें हम जानते हैं या समझते हैं, या इतना हमारे अंदर मतलब मैच्योरिटी है। मेन चीज़ होती है कस्टमर के पास जाने से पहले कि सर बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करें। बिज़नेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो आती है पैसों की, है ना। करना बहुत बच्चे चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं बिजनेस करना, बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है पैसों की। जब पैसा नहीं है, बस पैसा होता तो हम ये करते, पैसा होता तो हम वो करते, पैसा होता तो हम ऐसे करते। ठीक है, तो मैं पैसों की प्रॉब्लम्स मैं आपको पैसा तो नहीं देने वाला हूँ, और ना ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप यहाँ से लोन ले लो, यहाँ से कर्ज ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप, कुछ प्रैक्टिकल ऐसे स्टेप जो आपके पास पैसा नहीं है या कम है, उससे भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। वो मैं आपको 1000 कस्टमर या 1000 कस्टमर की पहचान करने से पहले वो चैप्टर ज़रूर डिलीवर करूँगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप यहाँ तक आ गए तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी बढ़ो। ठीक है, तो वो पैसे का जुगाड़ कैसे होगा, उन पैसों को आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे अरेंज करोगे, और कैसे यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे कैसे पहुँचोगे, उसकी मैं एक कंप्लीट चैप्टर कल डिलीवर करूँगा आपको। ठीक है, कल का मतलब चैप्टर जो 9 हमारा चलने वाला है, उससे पहले ये वीडियो डल जाएगी, और ये वीडियो ओनली ऑन सिर्फ पैसे की बर्निंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगी कि भाई पैसे का अरेंज कहाँ से करें हम।
मैं फिर बोल रहा हूँ, ना तो मैं आपको लोन लेने के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको पैसा दूंगा, बट आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा तरीका है जिससे आप पैसे का भी थोड़ा घना इंतजाम करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उस पर हम बात करते हैं कल। तो कल की वीडियो आप बिल्कुल मिसिंग मत करना। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और उन लोगों तक भी पहुंचा देना जो अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या शुरू कर चुके हैं, ताकि उनको भी कुछ अच्छी नॉलेज मिले और वो भी अगर कहीं किसी पॉइंट में वीक है तो वो इसको ध्यान से समझें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में, जो कि सिर्फ और सिर्फ होगी पैसों के ऊपर, कि पैसों की प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म किया जाए अपना बिजनेस शुरू करने से पहले। चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर कल।